आज से हम जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम है उन थीम्स को हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए मैं पहले बता देता हूँ अपना फॉर्मेट किस तरह का रहेगा डिस्कशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन की थीम को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आरबीआई को। तो पहले हम क्या करेंगे कि उसके कंटेंट को पढ़ेंगे कि आरबीआई के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल दिस मैंने यहाँ कंटेंट डाला है। इसके बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, और क्या उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से दिमाग चलाया जाता है, ताकि कम टाइम में हम जो है एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला जो क्वेश्चन था ये था कि गवर्नर ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यही मतलब इसका कंटेंट डिस्कस करते हैं ताकि डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी तैयारी हो जाए। देखिए तो सबसे पहले जो है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी कि आरबीआई का सीईओ होता है गवर्नर, इज रिस्पॉन्सिबल। उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? ओवरसीइंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति होती है उसको देखता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता देश की। करेंसी इशुएंस, मतलब मुद्रा जारी करना। और बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंक्स होते हैं उनका रेगुलेट करना। तो करंट आरबीआई गवर्नर कौन है हम देखते हैं। द करंट आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है, जो 26 है ना। प्रीलिम्स का फैक्ट भी हो सकता है ये। 26 गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी चेंज हुए हैं 11 दिसंबर 2024 को, यानी कि 11 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांता दास जी थे। इसके बाद में इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं गवर्नर की क्या क्या होती है। द आरबीआई गवर्नर प्लेज अ क्रूशल रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंडिया के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन करने में। इसकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना इनका काम होता है। एमपीसी आपने सुना ही होगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मौद्रिक नीति समिति होती है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं और 3 जो है आरबीआई साइड से होते हैं। और जो कास्टिंग बोर्ड का जो अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग बोर्ड का जो प्रोविज़न है इसके अंदर वो गवर्नर को मिला हुआ है। ठीक है, फिर विच डिसाइड्स, रेपो रेट डिसाइड करती है मौद्रिक नीति जो समिति है, यानी कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, है ना, ये सब ये टूल्स ही हैं। और इसके बाद में रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज़, तो इसमें भी काफ़ी अहम रोल होता है गवर्नर का। सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होता है इनको भी सुपरवाइज एंड रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हमने देखा ना, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसको भी मैनेज करने का काम गवर्नर का होता है। यहाँ पे मैनेजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़। फिर इसके बाद में करेंसी इशुएंस और कंट्रोल का काम होता है। जो नई करेंसीज आती है, जैसे कि अभी 2000 आपने देखा होगा 2000 रुपये का नोट हुआ या कोई सा भी नोट हुआ, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, है ना। जैसे पहले बिमल जालान, शक्तिकांता दास या फिर जो भी रघुराम राजन, इन सब के। तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एंड मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ द करेंसी नोट्स, है ना। तो सबसे जो बेसिक मनी होती है B0 जिसको बोलते हैं, वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। एंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए भी यही जिम्मेदार होती है ना। इसके बाद में गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट का काम भी जो है आरबीआई का होता है, तो जिसे गवर्नर देखता है। एक्ट एज द डेट मैनेजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैंडलिंग बोरोइंग्स एंड बॉन्ड इशुएंसेस। ठीक है, इसके बाद में जो है नीचे आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, है ना, जैसे कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, वो भी आरबीआई का है, तो उसमें भी इनका काफ़ी अहम रोल होता है। प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे भी काफ़ी काम आते हैं। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे जो स्टिमुलस दिया गया था, उसमें भी इनका काफ़ी अहम रोल था, है ना। अभी जैसे कि रुपी डॉलर का जो इक्विलिब्रियम जो गड़बड़ा रहा है, मतलब डॉलर जो है स्ट्रांग होता जा रहा है और रुपी वीक होता जा रहा है, तो उसमें भी इनका अहम रोल है। वो डॉलर सप्लाई को बढ़ा देते हैं ताकि रुपी का जो है वीक होने से वापस आ सके। इसके बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट में भी इनका काफ़ी मतलब यही रोल होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस और इसके बाद में इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, बैंकिंग फेलियर्स, ये सब। अपॉइंटमेंट एंड टर्म की बात करें तो आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री जी अपॉइंटमेंट करते हैं कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, वित्त मंत्री के साथ कंसल्टेशन करके। टेन्योर जनरली 3 ईयर्स का होता है, लेकिन एक्सटेंड भी करा जा सकता है, जैसे शक्तिकांता दास के केस में हमने देखा था, उनका भी टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ प्रोमिनेंट जो हमारे गवर्नर्स रहे हैं उनकी लिस्ट। सबसे पहले रहे हैं सर ओशवान स्मिथ, जो कि फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे, लेकिन ये इंडिया से नहीं थे। सीडी देशमुख जी सेकंड गवर्नर थे, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी इनको कहा जाता है, मतलब थे 1943 से 1949 तक। फिर अभी रिसेंटली जो है शक्तिकांत दास जी थे, इसके बाद में संजय मल्होत्रा जी अभी बने हुए। तो ठीक है, इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट है कुछ और भी आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड। ओनली वन आरबीआई गवर्नर हैज़ लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वो कौन थे? मनमोहन सिंह। यानी कि बाद में जो ऐसे पहले जो केवल एक ही ऐसे आरबीआई गवर्नर थे जो प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद में फर्स्ट फीमेल, और इनकी अभी भी डेथ भी हुई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये फैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज KJ उदेशी। ठीक है, इसके बाद में रघुराम राजन मोस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आरबीआई गवर्नर थे ड्यू टू हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके बाद में आरबीआई गवर्नर्स हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन मेजर इवेंट्स लाइक डिमोनेटाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी में इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए, अब इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने काफ़ी कंटेंट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं किसके कंसल्टेशन पे? फाइनेंस मिनिस्टर के कंसल्टेशन पे। तो ये सही है एकदम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है ना, और कोई करता भी नहीं है। इसके बाद सेंट्रल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमने इतने आर्टिकल पढ़े हैं, कहीं भी आरबीआई का जिक्र नहीं मिलता है ना। तो जो मेजर जो गवर्नर को पावर मिलती है आरबीआई एक्ट से मिलती है 1934 के, और जो 1939 का जो एक्ट है 49 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उससे भी कुछ पावर्स मिलती हैं। तो मेनली जो पावर मिलती है आरबीआई एक 1934 से मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देता है ऐसी कोई पावर। इसके बाद द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई, हाँ इसी के लिए बना हुआ आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट था वो सही था, यानी कि एक रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद में सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो वैसे भी ये तीनों चले जाएंगे और ये ओनली सी आंसर बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैजुअल वर्कर्स से रिलेटेड है। जो कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। ठीक है, इसके बाद ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे बेसिस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर देखते हैं कैजुअल वर्कर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। देखिए, कैजुअल वर्कर्स इन इंडिया प्रोविजंस एंड लीगल फ्रेमवर्क, इनके बारे में देखते हैं। तो जो कैजुअल वर्कर्स यानी कि जो आकस्मिक वर्कर्स होते हैं, या जो कभी भी हम बुला लेते हैं जिनको काम करने के लिए, तो वो जो होते हैं कैजुअल वर्कर्स इन इंडिया आर दोज हु वर्क ऑन अ टेम्पररी और इरेगुलर बेसिस। मतलब जो काफ़ी टेम्परेरी अल्पकाल के लिए काम करते हैं और कभी भी बुला लिया जाता है, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं नियमित। इसके बाद विदाउट पेमेंट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हमारा। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स एज रेगुलर एम्प्लॉयज़। जो होते हैं नियमित रेगुलर्स, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। ऑफन वर्क इंडस्ट्री सच एस कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक घरेलू जो काम करते हैं, मैड वगैरह होती हैं, ये भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स यहाँ दी हुई है। कैजुअल वर्कर इज टिपिकली एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, काफ़ी कम समय के लिए काम करते हैं, विथ नो गारंटी ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। उनको कोई गारंटी नहीं होती कि इनको लगातार काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हायर एंड फायर की पॉलिसी पे काम करते हैं। इसके बाद दे आर ऑफन हायर्ड ऑन डेली, मतलब मेजोरिटी जो वर्कर्स आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर्स देखे होंगे, वो डेली बेसिस पे आते हैं, है ना। जैसे फसल की कटाई का टाइम हो गया उस समय, या फिर घर का जब काम चलता है कंस्ट्रक्शन का, या किसी हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें नीड बेस्ड होते हैं ये। डू नॉट रिसीव फॉर्मल पेमेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स,
ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इनकी? नो फिक्स्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, है ना, इनकी कोई रिलेशनशिप संबंध नहीं होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला। एम्प्लॉयमेंट इज़ टेम्परेरी एंड इरेगुलर, जो हमने ऊपर भी देखा था। नो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती इनको, कभी भी निकाल दिया जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, जैसे मेड वगैरह होती है ना, ठीक है। इसके बाद ऑफन रिसीव डेली वेजेस, ज़्यादातर जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं जो कटाई वटाई के टाइम पे हायर कर लिए जाते हैं। इसके बाद में लिमिटेड नो एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं, जैसे कि EPFO वगैरह या कुछ भी और दूसरे जो हो गए हैं वो इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लीगल प्रोविजंस के क्या हैं हमारे यहाँ इनसे रिलेटेड वो देखते हैं। तो लीगल प्रोविजंस और फॉर कैजुअल वर्कर्स इन इंडिया, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी जो है, कैजुअल वर्कर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन द देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कि उनके साथ आप भेदभाव करो। इसके बाद आर्टिकल 21 एंश्योर दैट इवन कैजुअल वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, उनको ऐसे हर किसी तरीके से ट्रीट नहीं करा जा सकता, उनको भी डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। उनको भी सब कुछ पर्याप्त टाइम दिया जाएगा, खाने का पीने का सब कुछ, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीतियाँ हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी उनके लिए कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 38 प्रमोट सोशल जस्टिस फॉर वर्कर्स, है ना। 39A एंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उन्हें जीविका के पर्याप्त साधन मिले। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क पब्लिक असिस्टेंस, है ना, लोक सहायता उनको मिले इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम। तो इंपॉर्टेंट लेबर लॉज भी हैं हमारे यहाँ कैजुअल वर्कर्स से रिलेटेड, देखते हैं कौन कौन से हैं। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर वर्कर्स इन फैक्ट्री, ठीक है। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है फैक्ट्री एक्ट 1948। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट है, इंश्योर दैट कैजुअल वर्कर्स रिसीव अ मिनिमम वेज सेटअप बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर, है ना, लेबर रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड मैंडेट्स वेलफेयर फैसिलिटीज। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIA जो एक्ट है 1948 का, प्रोवाइड्स मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू एलिजिबल, है ना, सारे को नहीं मिलता है, कुछ एलिजिबल कैजुअल वर्कर्स को मिलता है। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, प्रोटेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर को हु आर मोस्टली कैजुअल लेबरर्स होते हैं ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, विद प्रोविजंस फॉर वेलफेयर स्कीम, इनके लिए कुछ लोकहित की योजनाएं चलाई जाती हैं इसके अंदर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फॉर सोशल सिक्योरिटी एक्ट एस्टेब्लिश सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर इंक्लूडिंग कैजुअल लेबरर्स। इसके बाद में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी होता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है? एक्सपेंस कवरेज फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर, जो अनौपचारिक जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए ये एक्सटेंड करता है सोशल सिक्योरिटी को, है ना। लेकिन हमने अभी देखा नहीं सभी के लिए एप्लिक नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी मेड को ही नहीं मिलता है बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड होते हैं बहुत सारे उनमें, तो ये संभव भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं राइट एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स के क्या क्या राइट हैं डिस्पाइट द टेम्परेरी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट, मतलब कुछ बेनिफिट्स तो इनको भी मिलते हैं, जैसे कि वेजेस एंड पेमेंट मस्ट बी पेड एटलीस्ट मिनिमम वेजेस के लिए इनके लिए प्रावधान है कि इतना तो देना ही चाहिए एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। पेमेंट मस्ट बी मेड इन कैश और बैंक ट्रांसफर ऑन टाइम, यानी जैसा गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि आपको कैश में देना है कि बैंक ट्रांसफर में देना है, तो उन्हें स्पेसिफाइड टाइम पर देना होगा, है ना। फिर इसके बाद में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि अंडर ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एलिजिबल कैजुअल, मतलब एलिजिबल सभी के नहीं है, कैन रिसीव मेडिकल बेनिफिट्स, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, यानी कि जो मातृत्व की लाभ की जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ भी मिल सकता है, मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं वो, या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सकता है इसके अंदर। अंडर EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इफ़ एम्प्लॉयर हैज़ 20 और मोर वर्कर्स, अगर एम्प्लॉयर के यहाँ 20 से ज़्यादा अगर वर्कर्स रहेंगे, है ना, 20 और मोर वर्कर्स, तो फिर जो है उनको प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, ऐसा एक प्रोविज़न है। यानी कि 20 से कम अगर कहीं है तो उन्हें फिर वो हो सकता है EPFO का लाभ ना मिले, लेकिन 20 से ज़्यादा पे मिलता है, मतलब सभी को नहीं मिलता है। वर्किंग कंडीशन सेफ्टी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंश्योर्स दैट कैजुअल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज रिसीव सेफ वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग आवर लिमिट्स, है ना, वर्किंग आवर की लिमिट भी होती है इनकी फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, है ना। 1948 का ये एक्ट है जो वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर लिमिट और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कैजुअल वर्कर्स सेफ्टी इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करता है राइट टू इक्वल पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के इक्वल पे मिलना चाहिए। इसकी बात करता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, कैजुअल वर्कर्स कैन नॉट बी पेड लेस देन रेगुलर वर्कर्स फॉर सेम वर्क, है ना, एक जैसे काम के लिए बराबर मिलना चाहिए, जो हमारा आर्टिकल 39
डी भी बात करता है, ए भी बात करता है इसी की कि जो है लाइवलीहुड मिलना चाहिए। डी बात करता है कि बहुत सभी को एक जैसा मिलना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, है ना। ऐसे ही ये जो एक्ट है वो सभी एक काम के लिए, सेम वर्क के लिए इक्वल पे की बात करता है। इसके बाद में आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये आप जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद में ये मैंने जो है मीन्स के पर्सपेक्टिव से भी करा था, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मीन्स भी कवर हो जाए। तो चैलेंजेस, क्योंकि इस समय काफ़ी एक चैलेंजिंग टाइम होता है कि हम मीन्स छूटता जाता है और जब प्रीलिम्स जैसे ही निकलता है तो हम काफ़ी पैनिक कर जाते हैं कि अब इतने कम टाइम में कैसे होगा। तो अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मीन्स भी कवर होगा और काफ़ी कम टाइम में मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। आप चाहे तो ये वीडियो जो है फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, है ना, ताकि आपका चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं। इसके बाद चैलेंजेस फेस्ड बाय द कैजुअल वर्कर्स, जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो देखते हैं। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी हमने देखा, कभी भी निकाला जा सकता है। एम्प्लॉयर्स कैन टर्मिनेट देम एट एनी टाइम, कभी भी निकाल सकते हैं विदाउट नोटिस, बिना संज्ञान दिए। इसके बाद नो गारंटीड बेनिफिट्स नहीं मिलते इनको, ये सबसे मतलब काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसके बाद में एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, लो वेजेस मिलते हैं काफ़ी, ऑफन पेड मिनिमम वेज से भी कम दे दिया जाता है, पता ही नहीं चलता ना वहाँ किस किस को आप सर्वे करोगे। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है काफ़ी। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस होती है, आपने देखा होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं होती है उनकी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर साइट पे कई बार हादसे हो जाते हैं, जैसे माइनिंग साइट्स पे हो जाते हैं या कहीं और भी जगह। लिमिटेड एक्सेस टू लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पाता उनको, है ना, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है ना, अनअवेयर होते हैं ऑफ देयर राइट्स एंड लेक ऑफ रिसोर्सेज चैलेंज टू एम्प्लॉयर्स लीगली। इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर कैजुअल वर्कर्स कुछ हैं, वो देखते हैं हम। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम, गवर्नमेंट लॉन्च करी उनको सपोर्ट करने के लिए। आपने स्कीम्स का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा और हर साल यूपीएससी एक ना एक स्कीम जो है प्रीलिम्स में भी आजकल एक या दो स्कीम्स तो मिनिमम पूछ ही रही है, तो आप स्कीम्स को भी देखते जाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखना इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आती है, जैसे कि कैजुअल वर्कर्स के ऊपर पहले क्वेश्चन आया था इसी साल 2024 के पेपर में, जो है इस तरह की स्कीम श्रम योगी वगैरह के बारे में पूछ लिया था, शायद यही थी वो, है ना, पीएम किसान वगैरह, इन सब के बारे में आप पढ़ते रहें। जो प्रीवियस ईयर्स की थीम्स में मैं डिटेल में कवर करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आज आपका होमवर्क है कि ये चारों पाँचों के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें, जिनको इस साल प्रीलिम्स देना है वो भी, और जिनको नहीं देना है वो भी अपना करते रहें। तो देखते हैं पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, पेंशन स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, है, मंथली पेंशन मिलेगी इनको आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि 18 ईयर्स वाले ही रजिस्टर कर सकते हैं, 18 से 60 वाले, इस तरह से, तो वो आप देख लें जाके, डिटेल में स्कीम को पढ़ लें। तो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है इसमें 5 लाख पर फैमिली, है ना, पर फैमिली है यहाँ। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इनकरेज जॉब क्रिएशन और बेनिफिट्स कैजुअल वर्कर्स के लिए। MG नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है कि 100 डेज ऑफ गारंटीड वीज मिलता है इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे मिनिमम मिलता है, 100 डेज़ की गारंटी देता है कि जिसको काम नहीं मिलता वो यहाँ आए और कम से कम 100 दिनों का काम वो कर सकता है इसके अंदर। ई श्रम पोर्टल है जो कि रजिस्टर करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इंश्योरिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स ताकि उनको मिल सके। इसके बाद में रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, रणधीर सिंह यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रूल द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, याद रखिएगा रणधीर सिंह, है ना, कि इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी गई है। फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह में भी रिफॉर्म कैजुअल वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस दैन रेगुलर एम्प्लॉइज डूइंग द सेम वर्क, अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए, उनको कम नहीं मिलना चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह की इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसका मतलब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, expands coverage to provident fund, employees state insurance and maternity benefits to casual workers and gig workers। फिर वे फॉरवर्ड भी है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, और मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट का है उसको औपचारिक बनाया जाए, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनको दी जाए, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज जो हमने अभी भी देखे उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने हैं उनके राइट्स के बारे में ताकि वो अवेयर हो सकें, स्ट्रॉन्गर यूनियन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर कंक्लूजन की बात करें तो कैजुअल वर्कर्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स पर्टिकुलरली इन द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल में ज़्यादा काम करते हैं, मतलब करते ही हैं। इसके बाद में वाइल लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट देम, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, रिमेन की चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सभी को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड न्यू लेबर कोड्स एम टू ब्रिंग देम अंडर फॉर्मल प्रोटेक्शन, बट द रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, फेयर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ के इस क्वेश्चन को। देखिए पहला बोल रहा है स्टेटमेंट कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, है ना।
अभी हमने देखा है कि सभी को नहीं मिलता है, लिमिटेड होता है जो उसके अंदर एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये संभव भी नहीं है कि हर एक को आप रजिस्टर कर सकें या सभी को मिले। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम है कि काफ़ी सभी कैजुअल वर्कर्स को मिलना संभव भी नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ मेड होती है, उनके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई वो नहीं होता रिकॉर्ड वगैरह, या कभी भी हायर एंड फायर कर दिए जाते, तो ऐसे में देना संभव नहीं है। तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। अगर देखा जाए तो अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाता है एलिमिनेशन से। आगे देखते हैं, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। अभी देखा हमने कि उनके लिए टाइम लिमिटेशंस है, फैक्ट्री एक्ट में ऐसा बोला गया है ना। इसके बाद में द गवर्नमेंट कैन by notification specify that an establishment or industry shall pay पेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे कई बार किसी को लग सकता है कि एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड ये था, है ना। तो इसको हमने हटा दिया तो आंसर आ गया ये। और सेकंड क्या होता है कि केन पॉसिबिलिटी को शो करता है ना। और गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई भी गवर्नमेंट की पावर की अगर बात की जाए तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, कभी ऐसा आ जाए कि केस उनको डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है या फिर उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक अकाउंट के थ्रू ये डिमांड कर सकती है। हालांकि अभी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि बैंक अकाउंट के थ्रू देना है, क्योंकि सभी के पास हो सकता है बैंक अकाउंट ना हो, लेकिन हाँ गवर्नमेंट प्रोविज़न कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं पॉसिबिलिटी। गवर्नमेंट की अगर पावर की बात करें, अगर कभी किसी और स्टेटमेंट में इस तरह का पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके फेवर में जाइए। ठीक है, तो थर्ड सही हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, एक क्वेश्चन 4 है, थर्ड हम नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, यानी कि किसी भी वस्तु की जो बाज़ार की डिमांड है, मांग है, वो बढ़ सकती है कब, ये देखना है हमें, है ना। तो वैसे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इससे रिलेटेड पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, तो व्हेन मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, है ना। तो ये एक सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन द मार्केट, तो उसको एनालाइज करते हैं। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अगर मार्केट डिमांड अगर चेंज होगी तो इंक्रीज इन द डिमांड मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर नाउ विलिंग टू बाय मोर ऑफ द गुड एट द सेम प्राइस, और हायर प्राइस भी देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं किसी गुड को, है ना, गुड्स को, सर्विसेज को। तो इसके लिए वो या तो उतनी ही प्राइस या फिर ज़्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार होते हैं कि भैया हम ज़्यादा प्राइस देते हैं आपको, आप हमें ये चीज़ दीजिए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है क्वांटिटी पे, ये देखते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, है ना, सिंस डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड वाइल सप्लाई रिमेन्स सेम, सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई है, तो हो सकता है प्राइस भी बढ़ जाएगी। देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग शॉर्टेज ऑफ फूड होगा एट द ओरिजिनल प्राइस, दिस पुशेज द प्राइस अपवर्ड टू अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। देखना जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होता है और जो डिमांड ज़्यादा होती है, हम देखते हैं कि टोमेटो हो गया या फिर अभी प्याज वगैरह जो होते हैं, ऑनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और शॉर्टेज हो रही है उस गुड की, तो जो है उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड टू हायर प्राइस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना। फिर अगर जब ऐसा होता है तो क्वांटिटी का प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। जब टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो लोग टमाटर लगाना ज़्यादा चालू कर देते हैं। अभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं हर 1-2 साल में, तो लोग प्याज भी लगाना ज़्यादा चालू कर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो प्रोडक्शन बढ़ता है, लीडिंग टू ए राइज इन द क्वान्टिटी सप्लाई। ठीक है, जैसे सोलर की डिमांड बढ़ी है, सोलर जो इक्विपमेंट्स हैं, तो सोलर कंपनीज भी सोलर इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करना, सोलर सेल्स का प्रोडक्शन करना बढ़ा दिया है ना। तो इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी, आपका अभी एक डेटा आया था कि सोलर इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन कि उनकी जो है काफ़ी ओवर सप्लाई होने लगी है। फिर इसके बाद में कोजेस ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड, क्या कॉजेज होते हैं, सेवरल फैक्टर्स कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड वाइल कीपिंग अदर कंडीशन कांस्टेंट, इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, है ना। तो एक तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि आजकल गांव में जो एसी है, फ्रिज है, मतलब सब जगह इन सब की भी डिमांड्स बढ़ने लगी है, छोटी छोटी जगह से आने लगी है एसी की डिमांड, फ्रिज की डिमांड्स। पहले देखते हैं हम टीवी भी नहीं देखने को मिलता था विलेजेस में। ठीक है, इसके बाद में
जो है चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इफ़ अ गुड बिकम मोर डिज़ायरेबल, है ना। जैसे कि एसी का आजकल काफ़ी है क्योंकि हीट वेव बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कंज्यूमर प्रेफरेंस उसकी डिमांड भी बढ़ रही है ना, तो डिमांड को चेंज कर रहा है। प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया कि इजी टी फॉर कॉफ़ी बिकम्स एक्सपेंसिव, डिमांड फॉर द इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल अगर चाय की जो है दाम बढ़ जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट यानी कि जो कॉफ़ी का भी दाम बढ़ जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट जो है ना। प्राइस ऑफ अ तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी कॉफ़ी की भी, ठीक है। इसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं टी, उसमें लगता है मिल्क, है ना। मिल्क के साथ साथ लगता है मान लो शुगर, चीनी, ठीक है। तो अगर मान लो चाय बनाते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुगर है ना। तो अगर इसकी दाम इसकी मतलब अगर दाम बढ़ेगा शुगर का तो चाय का भी दाम बढ़ेगा, है ना। मिल्क के पैकेट का रेट बढ़ जाएगा तो फिर तो भी चाय का दाम बढ़ेगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी मतलब अगर दाम बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है जो मेन गुड्स हैं बिकम, और अगर उसका दाम कम होता है तो वो चीपर हो जाता है, डिमांड राइजेस, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस इंक्रीजेस। ए पीपल एक्सपेक्ट हायर पॉलिसीज प्राइजेस इन द फ्यूचर। अगर लोगों को लगता है कि इसकी प्राइस आगे जाके काफ़ी बढ़ जाएगी तो जो वो ज़्यादा बाय करेंगे उसको, है ना। इसका पॉपुलेशन ग्रोथ से भी ऐसा होता है क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, दाम भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसको इम्पैक्ट करती है डिमांड को। इसके बाद में सीजनल और फेस्टिव डिमांड्स, है ना। जैसे कि दिवाली के टाइम पे, है ना, गोल्ड जो है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है, दोनों हो जाता है ना। और फिर इसके बाद में जो हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेयर्स, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, गेन हायर रिवेन्यू, उनको ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा, में इंक्रीज प्रोडक्शन, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। इसके बाद कंज्यूमर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फेस हायर प्राइजेस, है ना, विच में रिड्यूस अफोर्डेबिलिटी, हो सकता है अफोर्डेबल नहीं रहे, है ना, वहनीय नहीं रहे उनके लिए। इसके बाद गवर्नमेंट माइट इंटरवीन बाय कंट्रोलिंग प्राइजेस, इंक्रीजिंग सप्लाई को बढ़ा सकती है। इसके बाद में वर्कर्स जो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। वर्कर्स के लिए भी अगर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। फिर इसके बाद लॉन्ग रन एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं, इन द शॉर्ट रन सप्लाई माइट नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, कम टाइम में हो सकता है उसकी जो है सप्लाई ना बढ़े, लेकिन कीपिंग हाई प्राइजेस, उसकी वजह से हाई प्राइजेस इन द लॉन्ग रन फर्म में इंक्रीज प्रोडक्शन। जैसे कि हमने सोलर का ही देखा, बीच में उसके दाम काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन अब लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेस, प्राइस स्टेबलाइज होने लगी है ना। कंक्लूजन भी वही उसी से रिलेटेड है कि हमें प्रोडक्शन डिमांड फॉर गुड इंक्रीज वाइल अदर प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज, डिमांड कर सिर्फ राइट वार्ड। तो ठीक है, वो कर्व के बारे में है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मतलब दूसरी चीज़ों को अनचेंज करते हो अगर मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, तो किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। हमने अभी देखा कब बढ़ सकती है, कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ जाए तो, है ना। फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं, जैसे हमने चाय के केस में देखा था, है ना, शुगर, तो अगर उसके दाम बढ़ जाएँ तो, है ना। ये सब चीज़ें कुछ फैक्टर्स को आपको याद रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, है ना। जैसे मान लो टी और कॉफ़ी, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, अगर सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी का दाम बढ़ गया तो चाय की भी डिमांड बढ़ सकती है। तो बिल्कुल सही है, मैं तो जाऊँगा इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद इफ़ प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट यानी कि शुगर, ठीक है, तो का दाम बढ़ गया तो चाय की डिमांड घटेगी ना, फिर लोग और कुछ प्रेफर करेंगे इसकी जगह, है ना। तो ये तो गलत स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। इसके बाद फिर ये तीसरा स्टेटमेंट काफ़ी आई कैचिंग है, देखिएगा, द गुड्स इज़ एन इन्फीरियर गुड। अगर मान लो कोई गुड अगर घटिया क्वालिटी का है, मतलब बेकार है, इन्फीरियर है ना, बेकार है क्वालिटी का है, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, और इनकम बढ़ गई है कंज्यूमर की, मतलब आपको फोकता है, आपकी इनकम बढ़ गई है, आप पहले 10,000 अर्न करते थे, है ना, अब आप अर्न करने लगे 50,000। तो क्या आप घटिया क्वालिटी का माल खरीदेंगे? आप पहले लाइफ बॉय से नहाते थे जब आपकी 10,000 इनकम थी और अब 50,000 इनकम हुई, तो क्या आप उससे भी घटिया क्वालिटी की साबुन यूज़ करेंगे?
ऑब्वियसली नहीं। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब मेरे ख्याल से तो, क्योंकि द गुड ऑफ इन्फीरियर है और इनकम की बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो वो तो अच्छी क्वालिटी का गुड मतलब सुपीरियर क्वालिटी का इन्फीरियर की जगह सुपीरियर क्वालिटी प्रेफर करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ, हमारा आंसर आ गया। यानी कि दिख रहे हैं आप कि कितना आसान होता है इसमें एलिमिनेशन के थ्रू जाना। फिर इसके बाद इट्स प्राइस फॉल्स, है ना, अगर प्राइस गिरेगी तो हमने देखा है कि दाम बढ़ते हैं, ताकि स्टोर करके रख लेते हैं लोग सस्ते में, ताकि बाद में दाम बढ़े तो उसको बेच सके। जैसे कि प्याज वगैरह हो गया, हम देखते हैं प्याज के दाम गिरते हैं तो लोग स्टोर करके 5-5 10-10 किलो ले आ जाते हैं। तो ये तो सही है, तो पहला और फोर्थ सही है, और वैसे थर्ड से तो ये तीनों चले ही गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में है। हम इकोनॉमिक रिसेशन को डिटेल में समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रिसेशन कॉजेस इफेक्ट्स एंड पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, तो रिसेशन क्या होता है? इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। इकोनॉमिक रिसेशन इज़ अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जो उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आता है, उसी को इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। लास्टिंग एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि 2 तिमाही, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा अगर डिक्लाइन आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो उसे इकोनॉमिक रिसेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें मेजर्ड बाय GDP भी गिरती है इसमें। अभी देखिए, अभी हमारे इंडिया की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है, हालांकि वो रिसेशन का सिग्नल तो नहीं है, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, उसकी वजह से सब देखने को मिल रहा है ना। इट लीड्स टू लोअर आउटपुट अभी गिरा है हमारा, है ना। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, है ना, ट्रेड, इन सब में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है। और 6 महीने से ज़्यादातर ये होता है तो इसको इकोनॉमिक रिसेशन की कैटेगरी में, यानी कि 2 तिमाही, यानी कि 2 क्वार्टर से 6 मंथ्स, तो उसके इस कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, हम इसकी कुछ विशेषताएं होती है वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्लाइन GDP 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो GDP में डिक्लाइन देखने को मिलता है। राइजिंग मतलब GDP आर्थिक वृद्धि, मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 2 से अधिक क्वार्टर्स तक जो है कमी देखने को मिलती है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है, जॉब लॉसेज होते हैं। रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, है ना, लोग उपभोक्ताओं की जो स्पेंडिंग है, क्योंकि उनको जब रोजगार ही नहीं रहेंगे तो उनके पास पैसे भी नहीं रहेंगे खर्च करने के लिए, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है। पीपल हैव सेव मोर एंड स्पेंड लेस। डिक्लाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन ड्यू टू लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो स्टॉक मार्केट डिक्लाइन मतलब जो है डिक्लाइन होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की कंडीशन आती है, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ता है और बेरोजगारी भी बढ़ती है, तो ये काफ़ी वो क्वेश्चन मतलब सिग्निफिकेंट जो है इशू हो जाता है ना। तो डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, प्राइस फॉलिंग प्राइजेस और स्टैग्नेंट ग्रोथ विद इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन के कारण क्या क्या होते हैं। डिमांड साइड कॉजेस होते हैं कुछ, और सप्लाई साइड। तो हम देखते हैं डिमांड साइड, यानी मांग की तरफ से क्या कोशिश होते हैं, जो कि डिक्रीज़ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, कम हो जाती है, लोग खर्च कम करना बंद कर देते हैं, इसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। स्पेंड लेस, बिजनेस अर्न लेस, लीडिंग टू लैप्स, लोगों को निकालना, यानी कि नौकरियों से निकालना चालू कर देते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लग जाता है। ड्रॉप इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी कमी आती है ना। बिजनेस कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि डिमांड ही नहीं है ना। तो रिड्यूसिंग इकोनॉमी उनको, फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट में भी लोग निवेश करना कम कर देते हैं, इसकी वजह से जो है कंपनीज के पास फंड नहीं आ पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट्स, कॉस्टलियर लोन्स मिलते हैं ऐसे में। डिस्करेज बोरोइंग, स्पेंडिंग लीडिंग टू लोअर ग्रोथ। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। वेल्थ डिस्ट्रक्शन रिड्यूसेस कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस एंड स्पेंडिंग। ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन होने लग जाती हैं, जो वैश्विक लेवल पर जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो जाती है। रिड्यूस एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं उसकी वजह से हमारे जो है ना। इसके बाद में अफेक्ट इंडस्ट्रीज़ एंड GDP ग्रोथ। फिर कुछ सप्लाई साइड कॉजेज होते हैं वो देखते हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, इवेंट्स लाइक पैंडेमिक के टाइम पे देखने को मिला था, है ना। नेचुरल डिजास्टर कैन कोज रिड्यूस प्रोडक्शन। राइजिंग इनपुट्स कॉस्ट, है ना, तो हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिड्यूस कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अभी देखने को मिलता है कि जो रशिया यूक्रेन वगैरह जो चल रहे हैं, इसकी वजह से कई सारी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चाइना से हम जो APIs करते हैं, या फिर जो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चिप्स वगैरह हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो इनके दाम काफ़ी ज़्यादा। सोलर जो
पैनल्स के इक्विपमेंट होते हैं उनको चाइना से इंपोर्ट करा जाता है, उनके प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से उनका प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। एनर्जी क्राइसिस आता भी एक रोल प्ले करता है, राइजिंग ऑयल प्राइजेस, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस देखने को मिलता है, वो इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल आउटपुट। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, बैंक फेलियर हो जाते हैं, क्रेडिट क्रंचेस आने लग जाते हैं और मतलब कि उधार नहीं मिलता, क्रंच आने लग जाता है लोगों को। इसकी वजह से जो है मनी सप्लाई में गड़बड़ा जाता है। इसके बाद वर्स्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल्स, जैसे कि काफ़ी सारे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं ना, मार्केट स्टॉक मार्केट ओवर जो है प्राइज्ड हो जाते हैं शेयर्स वगैरह, तो वो जो बबल्स है वो गिरने लग जाते हैं। इसकी वजह से भी लोग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। इसका जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि रशिया यूक्रेन का हमें देखने को मिलता है, वो ग्लोबल ट्रेड और इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। पॉलिसी फेलियर्स भी होते हैं, पुअर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कैन लीड टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। इसके बाद में इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशंस के इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जॉब लॉसेज होने लग जाते हैं, हायर अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है एंड लोअर वेजेस की एक प्रॉब्लम आती है ना, लोगों को पर्याप्त मात्रा में वेतन नहीं मिलता है। इसके बाद सैलरी नहीं मिलती। इसके बाद बिजनेसेस पे लोअर प्रॉफिट्स होंगे, बैंक्रप्सीज आएंगी, कई सारे बिजनेस फेल होंगे, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो ये जो है एक साइकिल चला देता है कि ठीक है। इसके बाद स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है डिक्लाइन, शेयर प्राइसेस डिक्लाइन हो जाती है, इन्वेस्टर पैनिक करने लग जाते हैं अपने और फिर वो शेयर्स बेच देते हैं, इसकी वजह से और वो पैनिक क्रिएट होता है ना, तो इस तरह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। लोअर कैपिटल इनफ्लोज होता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब अगर बिजनेस काम नहीं करेंगे और उनको टैक्स नहीं मिलेगा तो लोअर टैक्स कलेक्शन होता है ड्यू टू रिड्यूस बिजनेसेस एंड पर्सनल इनकम्स, है ना। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो हायर लोन डिफॉल्ट्स होंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, अपने लोन्स को नहीं चुका पाएंगे सही टाइम पे, तो हायर लोन डिफॉल्ट्स होंगे। रिड्यूस लैंडिंग, तो बैंक्स के पास जब पैसा नहीं आएगा तो लैंडिंग नहीं होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से प्रभावित होंगी। इसके बाद टाइटर क्रेडिट है ना, तो फिर वो क्रेडिट कंडीशन को और टाइट कर देगी, इसकी वजह से और आसानी से लोन नहीं मिलेंगे, तो फिर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम होगा, पीपल सेव मोर, उनको लगता है कि आगे फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, स्पेंड लेस, कम खर्च करेंगे, फर्दर स्लोइंग द इकोनॉमी, इससे भी डिमांड जनरेट नहीं होगी और इकोनॉमी फर्दर स्लो होगी। फिर मेजर्स क्या हैं इसको काउंटर करने के, फिजिकल पॉलिसी मेजर्स लिए जाते हैं, है ना, गवर्नमेंट लेती है ये किस तरह से, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे कि एजुकेशन पे, कंस्ट्रक्शन पे, इन सब सेक्टर्स में जो है, जैसे अभी जो है काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या फिर डिमांड में, तो अभी न्यू बजट आने वाला है, उसमें हो सकता है कि इस तरह की स्पेंडिंग ज़्यादा देखने को मिले एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर इन सेक्टर्स में। हायर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स टू स्टिमुलेट डिमांड, ताकि डिमांड बढ़ाया जा सके, जैसे कोविड के टाइम पर हमने देखने को मिला था। ठीक है। इसके बाद में मनरेगा जैसे एग्जाम्पल है, इसमें हो सकता है ज़्यादा अभी खर्च किया जाए। फिर न्यू डील यूएसए में देखने को मिला था, ये स्कीम थी उनकी यहाँ की ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। इसके बाद में टैक्स कट्स किए जाते हैं ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा और ज़्यादा खर्च करेंगे, तो लोअरिंग इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस इंक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम एंड इंक्रीजेस स्पेंडिंग। जीएसटी रिडक्शन ऑन एसेंशियल गुड्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके बाद में डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट में दिया जाता है, केस ट्रांसफर दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी। ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में बढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स टू क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स जो आरबीआई लेती है वो भी जो है इन्फ्लेशन को या इसको रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या लेती है, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देती है, लोगों को ज़्यादा क्रेडिट मिले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस को चलाती है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने लगभग 70,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का जो है अनाउंस किया है। अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाइए। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई एक्सपेंशनरी क्या होती है जिसमें कम इंटरेस्ट रेट में जो है आरबीआई रेपो रेट को गिरा देती है, जिससे कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा मिलता है ना, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में बोलते हैं उसको। इसके बाद आरबीआई लोअर्स रेपो रेट टू मेक बोरिंग चीपर, इससे बोरिंग क्या होती है, एक्सपेंशनरी से चीप हो जाती है, सस्ती बोरिंग होती है फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, एनकरेज होम लोन्स, है ना, बिजनेस एक्सपेंशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग। फिर एग्जाम्पल भी है आरबीआई रिड्यूस जो है इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग कोविड-19 टू बूस्ट लिक्विडिटी मार्केट, है ना।
इसके बाद में इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। देखिए हर कीवर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या होती है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि क्या होते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक्स बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर है, ये आरबीआई है, तो सिक्योरिटी आरबीआई ले लेगी और इनको पैसा मिल जाएगा, तो मार्केट में पैसा आएगा, खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इस तरह से। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर ले टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है बाय द यूएस, इसी को यूएस में क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। वहाँ की जो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, इससे मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी आता है ना। जब वहाँ पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है, अगर जब वो होता है तो काफ़ी जो डॉलर का है शॉर्टेज हो जाता है, इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, रुपये गिर जाता है। तो इस टाइप से कई सारी चीज़ें होती हैं। यूएस फेडरल रिजर्व आफ्टर 2008 क्राइसिस में इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी थी। फिर मोराटोरियम लोन पेमेंट्स पे थोड़ा सा मतलब अवधि बढ़ा दी जाती है उसकी, कि भाई आप 4 साल में पे करने वाले थे, आज आराम से आप 8 साल में पे करिए, लेकिन आप डिमांड जनरेट करिए। ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस बैंक्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑफर लोन पेमेंट पोजेस, मतलब मत पे करिए टू स्ट्रगलिंग बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। आरबीआई लोन मोराटोरियम ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन्स, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे था। इसके बाद स्ट्रक्चरल एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंड मत रही है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ प्रमोट करेंगी तो हो सकता है एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन हो जाए। जैसे कि काफ़ी टाइम पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिला था, अभी भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो आईटी है, बीच में स्टेगनेंट हो गया था, बीच में काफ़ी बूस्ट भी हुआ था कोविड के टाइम पे, उसके पहले स्टेगनेंट था, है ना। मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इसी के लिए बनाया गया है, ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करा जा सके। इसके बाद में एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट निगोशिएट बेटर ट्रेड डील्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये सब स्किलिंग, है ना, प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को चलाया जाता है। स्किल इंडिया मिशन इसी के लिए था, है ना। केस स्टडीज़ भी हैं कुछ, आप देख सकते हैं, ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इन्होंने करा गया था। उसके बाद न्यू डील यूएसए, लार्ज स्केल जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई थी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स पे। इसके बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था, ट्रिगर्ड बाय हाउसिंग बबल कोलैप्स हो गया था, द बैंकिंग फेल्यूर्स इन द यूएस, है ना। पॉलिसी रिस्पॉन्स, बेल आउट पैकेजेस भी लाए गए थे, स्टिमुलस पैकेज, लो इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद में मैसिव फिस्कल स्टिमुलस, पीएम गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान इंडिया में चलाया गया था कोविड-19 के टाइम पे। फिर इसके बाद मॉनेटरी ईजिंग, आरबीआई जो है इसमें क्या होता है कि रेपो रेट्स को कम कर देते हैं और लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच among the following steps and most likely taken at the time of economic recession, cut in tax rates by accompanied by increase in interest rate। ये तो हमने गलत दिखा है कि इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को कम करा जाता है मतलब जो है आरबीआई के द्वारा। तो कट इन टैक्सेस तो सही था, लेकिन ये गलत है ना, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे लोगों के पास में पैसे कम आएंगे और वो डिमांड कम होंगे, तो इकोनॉमिक रिसेशन में ये हम नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, हाँ हमने देखा अभी, हाँ, है ना, मनरेगा जैसे स्कीम्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया कि नेक्स्ट बजट में हो सकता है हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़े, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ पे, इन सब पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज़ इन टैक्स रेट्स, तो टैक्स रेट्स तो अभी देखा हमने कि टैक्स रेट्स तो कट होना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए, तो ये भी गलत है ना। अगर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये तो सही था, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत है, सेकंड पार्ट सही है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट नहीं, अगर रिडक्शन हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा और डिमांड कम होगी, तो रिसेशन के अगेंस्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर बी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड है। हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं डिटेल में एक टॉपिक कवर कर पा रहा हूँ, है ना। हल्का फुल्का लेक्चर थोड़ा सा बढ़ सकता है, 1 आवर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फास्ट स्पीड पे भी देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन आपके जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होंगे,
है ना। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब छोटे लेवल पर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट ऑपरेट ऑन अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव मतलब सहयोग के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, सिद्धांतों पे, कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ाते हैं। ये जो है मेजरली अर्बन एरियाज़ को और सेमी अर्बन एरियाज़ को जो है कवर करते हैं, कैटर करते हैं। दे प्रोवाइड, ये जो प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग और क्रेडिट सर्विसेज को स्मॉल बिजनेस, छोटे जो उद्योग होते हैं उनको, ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो स्वरोजगार करते हैं उनको, इंडिविजुअल्स को, लो मिडिल इनकम ग्रुप्स को, है ना, उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका मीनिंग एंड जो फीचर्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के वो देखते हैं हम। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट होता है इनके लिए, उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको रेगुलेट करती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी करती है ना। स्टेट रजिस्ट्रार होता है स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो इनको रेगुलेट करते हैं। और साथ में आरबीआई का मेन रेगुलेशन अभी बढ़ गया काफ़ी। तो देखते हैं कि फीचर्स के क्या होते हैं। मेंबर्स के द्वारा ये ऑन की जाती है। ऑपरेटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने देखा सहयोग करते हैं तो मेंबर्स ऑन करते हैं, विथ मेंबर्स एंड एज शेयर होल्डर्स होते हैं इसके, है ना। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स इशू करती होगी ना, मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं इसके, ठीक है, शेयर इशू करती होगी इक्विटी। तो अर्बन एरिया है ना, अर्बन फोकस होता है इनका, सर्व अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन, लिमिटेड एरिया ऑपरेशन होता है ऐसा नहीं कि सारी जगह हर जगह फैली हुई होती है, कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे कि हो सकता है मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में काम कर रही है ना, या मल्टी स्टेट भी होती हैं कि एक या दो स्टेट में काम कर रही है ना, लंबा इतना कोई ब्रॉड नहीं होता इनका कि पूरे इंडिया में काम कर रही है या कुछ भी, कुछ ज़्यादातर स्टेट में काम कर सकती है, सभी हो सकता है, लेकिन इनका और एरिया ऑफ ऑपरेशन काफ़ी लिमिटेड होता है, फंक्शन इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया, है ना। फिर इसके बाद डुअल कंट्रोल होता है, एक आरबीआई हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होता है वो भी करता है ना, मेनली जो है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है आजकल ये। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि जो हमने देखा कि छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लोअर इनकम ग्रुप्स को, इनको ये जो है लैंडिंग प्रोवाइड करती है। इसका लिमिटेड स्कोप ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस का जो होता है लिमिटेड स्कोप होता है, अनलाइक कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बड़े लेवल पे काम करती है, यानी कि इनका क्रेडिट भी होगा वो कम होगा इनसे, कमर्शियल बैंक से। दे हैव स्मॉलर कैपिटल एंड लोन साइज, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें भी दो टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ यूसीबीज। कौन कौन से होते हैं, एक तो शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। देखिए आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें एक सेकंड शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो बैंक्स होते हैं उन्हें शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, है ना। तो जो कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि कमर्शियल बैंक्स भी उस शेड्यूल में होती है, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, आपने सुना होगा। इसके बाद में कुछ बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो भी उस शेड्यूल में होती है, उनको शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोलते हैं। तो शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम देखते हैं क्या क्या होती हैं, लिस्टेड अंडर शेड्यूल सेकंड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, है ना। हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, इनकी ज़्यादा होती है, उनको इसी शेड्यूल में रखा जाता है। एलिजिबल फॉर आरबीआई का जो लिक्विडिटी सपोर्ट होता है ना, आरबीआई क्या करती है जब भी कोई क्राइसिस फेस करती है ना कोई भी बैंक, तो जो है उसको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो उसका क्राइसिस से निपट सके, है ना। इसके इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आरबीआई जो होती है वो बैंक्स को डूबने से बचाती है। तो हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसको इसमें रखा जाता है, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक्स को, है ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है इन्होंने डूबने से बचाया था अभी कुछ टाइम 2020 के आसपास का, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है ना। फिर नॉन शेड्यूल वो बैंक होती है जो नॉट लिस्टेड इसके इस शेड्यूल में नहीं होती है, लिमिटेड एक्सेस टू आरबीआई फैसिलिटीज़, पूरी तरीके से इनको सपोर्ट नहीं करती है। अब टाइप्स देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो सिंगल स्टेट में होती है, मतलब उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी एक स्टेट में होता है, जैसे कि दिल्ली में हो गया या महाराष्ट्र में हो गया या मध्य प्रदेश में हो गया या राजस्थान में। तो ऑपरेट इन ओनली इन वन स्टेट आर रेगुलेटेड बाई रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई करती है ना, और वन स्टेट में काम करती है, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट में, जैसे पंजाब हमने देखा ना, महाराष्ट्र, तो ये पंजाब में भी महाराष्ट्र में भी इन सब स्टेट में काम करती थी। डायरेक्टली आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसमें स्टेट का रोल नहीं होता है ना। तो ये मल्टी स्टेट को जो है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। फिर इसके बाद यूनिट यूसीबीज होती है, स्मॉल बैंक्स होती है, सिंगल ब्रांच होती हैं, इनकी तो कैटरिंग टू लोकल कम्युनिटी को कैटर करती है, इनको तो लोकल बोर्ड्स ही कर सकते हैं ना। तो अलग अलग पोजीशंस होती हैं इनकी। इसके बाद फेडरेटेड यूसीबीज लार्जर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है विथ मल्टीपल ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी है ना, रिकरिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं,
है ना, एडवांसेस, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, एमएसएमई लोन्स, ऑफर पेमेंट सर्विसेज लाइक चेक्स, एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, मतलब एक नॉर्मल जो बैंक का काम होता है उनका भी होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनकी मिनिमम 40% होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मस्ट गो फॉर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस एंड वीकर सेक्शंस को जाना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो होती है जो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को जाना चाहिए, है ना। कुछ सेक्टर्स इनके लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट देती है, मतलब सूक्ष्म वित्त किस किस को, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, है ना, ताकि वो जो है अपना प्रमोट कर सकते, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ अपना उद्यम चालू कर सकें। इसके बाद में रेगुलेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डुअल कंट्रोल एक आरबीआई का है ना, एक गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होता है। हमने देखा था ना, स्टेट गवर्नमेंट करती है स्टेट के लेवल पे, और जो मल्टी स्टेट होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से। फिर इसके बाद बिफोर 2020 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वर रेगुलेटेड बाय बोथ आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, लीडिंग टू गवर्नेंस इश्यूज। आफ्टर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट आरबीआई फुल रेगुलेटरी कंट्रोल आ गया है 2020 के बाद में, याद रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन जो था 2021 का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। फिर जो है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, इसमें क्या हुआ कि गेव आरबीआई फुल कंट्रोल ओवर यूसीबीज, ठीक है, अलाउड आरबीआई टू सुपरसीड मैनेजमेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, है ना, एंश्योर्ड बेटर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी। पहले काफ़ी मतलब डाइकॉटमी हो रही थी उसमें, तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है ना, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये प्रोविज़न किया गया। फिर इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, आरबीआई रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी ऑफ यूसीबीज। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912, यूसीबी मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है मस्ट रजिस्टर टू एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। इस एक्ट के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कानून है, अधिनियम है 1912 का, उसके अंदर जो है रजिस्टर होनी चाहिए, ये मस्ट है ना। इसके बाद डिपॉजिटर प्रोटेक्शन स्कीम भी है इसके अंदर, जिसमें 5 लाख तक का डिपॉजिट प्रोटेक्ट करा जाता है ना। अगर विंग फेल हो जाती है तो जो डिपॉजिटर हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। इसके बाद में कैपिटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है ना। ये लगभग 9% के आसपास है। लोन एक्सपोजर लिमिट्स होती हैं इनकी, नो सिंगल बोरोर शुड रिसीव मोर देन 15%। ये पंजाब एंड सिंध के केस में हो गया था ऐसा कि एक सिंगल बोरोर को काफ़ी बड़े अमाउंट में जो है लोन दे दिया गया था, इसकी वजह से वो फेल हो गई थी। फिर इसके बाद लिक्विडिटी मेंटेनेंस, और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि डबल रेगुलेशन था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मेन जो इशू था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और आरबीआई को फुल कंट्रोल उस पर दे दिया गया। इसका लिक्विडिटी मेंटेनेंस मस्ट मेंटेन केस रिजर्व रेशियो, मतलब केस रिजर्व रेशियो क्या होता है कि आपको जितना आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ जो फंड आ रहे हैं उनका कुछ सर्टेन पार्ट जैसे 4% के आसपास जो है आपको रिजर्व करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास में, ठीक है। इसके बाद एसएलआर खुद के पास मेंटेन करना रखना पड़ता है। इसमें कई सारी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, कैश, गोल्ड, इससे बहुत सारी जो होती हैं, और खुद के पास रखना पड़ता है इसको, है ना। एसएलआर ये लगभग 19% के आसपास होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। फिर इसके बाद में देखते हैं चैलेंजेस फेस बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो चैलेंजेस फेस करती हैं वो देखते हैं। गवर्नेंस मैनेजमेंट इश्यूज, पॉलिसी इंटरफेरेंस होता है ना, लोकल पॉलिटिशियंस इनको इंटरफेयर करते हैं, है ना। वीक इंटरनल कंट्रोल्स होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, फ्रॉड होते हैं, पुअर ओवरसाइट होती है ना। इसके बाद में फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब जो वित्तीय स्वास्थ्य इनका जो है एनपीए क्राइसिस बढ़ जाता है ना। हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है इनके, जो बेकार असेट्स हैं, जो बेड लोन्स हैं, बेड डेट्स हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा है। और लिमिटेड कैपिटल बेस भी काफ़ी कम होता है क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करती है कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स के कंपेयर में, हमने देखा था। फिर यूसीबीज हैव लो कैपिटल रिजर्व्स, इनके पास रिजर्व्स भी कम होते हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी है ना, इनके पास हाई एडवांस सिस्टम्स नहीं होते हैं। मेन यूसीबीज लाइक डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती बहुत सारी के पास, तो मोबाइल ऐप्स नहीं होती, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती है। स्लो अडोप्शन ऑफ सीबीएस जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, उसका काफ़ी स्लो अडोप्शन हो रहा है इनके अंदर, है ना। कस्टमर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, पीएमसी में जब स्कीम आया तो लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है, इनके यहाँ कस्टमर बेस नहीं बढ़ पाता, इसलिए इनको चलना भी मुश्किल हो जाता है, ऑपरेशंस को रन करना, है ना। लोन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं टू डिपॉजिट, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस, इरोडिंग ट्रस्ट ऑफ इन यूसीबीज। सहारा कोऑपरेटिव फ्रॉड हुआ था एक, अनदर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट अफेक्टिंग डिपॉजिटर्स। इसके बाद रिफॉर्म्स, रिसेंट आरबीआई मेजर्स यूसीबीज, तो कुछ रिफॉर्म्स यानी से सुधार लाए गए हैं। आरबीआई स्ट्रेंथनिंग मेजर्स, मतलब जो है लाने चाहिए, कौन कौन से,
स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग होनी चाहिए इनकी, मॉनिटरिंग, आरबीआई इंस्पेक्ट्स यूसीबीज मोर फ्रिक्वेंटली आजकल करने लगी है ना। इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो उनके पास में जो कैपिटल है वो बेस वो बढ़ाया जाना चाहिए। यूसीबी मस्ट मेंटेन हायर रिजर्व्स, ताकि उनको अपने पास मेंटेन करे, अगर फेलियर हो तो उससे निपट सके। इसके बाद में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल सीईओ, ऐसा नहीं किसी को भी बना दिया मेंबर्स में से उठा के सीईओ उसका, तो प्रोफेशनल होना चाहिए। आरबीआई नाउ रिक्वायर्स बेटर क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम्स। इसके बाद में मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजीज है ना, इनको विलय कर दिया जाना चाहिए। आरबीआई इज एनकरेजिंग मर्जर्स ऑफ वीक यूसीबीज विद स्ट्रॉन्गर वंस, जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद में डिजिटल बैंकिंग पुश, आरबीआई प्रमोटिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर ऑल यूसीबी, जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो आरबीआई का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है उसको प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एनकरेजिंग पार्टनरशिप विद फिनटेक कंपनीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, फिनटेक कंपनीज के साथ में, ताकि उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलीकरण हो सके उसकी वजह से, उसके लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज कर देना चाहिए ना, वो अभी 5 लाख तक का है, इसको बढ़ा के 10 लाख तक का कर देना चाहिए। इसके बाद फ्यूचर जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटीग्रेशन विद डिजिटल बैंकिंग, अभी हमने देखा है। इसके बाद रेगुलेटरी स्ट्रेंथिंग को भी बढ़ाया जाना चाहिए। एक्सपांशन ऑन टू रूरल एरियाज मोर, इनका जो है एक्सपांशन करना चाहिए। फिर नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, बेटर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ना, लोन डिस्बर्समेंट के ऊपर पॉलिटिशियंस के कंट्रोल को कम कर देना चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल बेस होना चाहिए। कंक्लूजन है ना, ये वही कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंक्लूजन, बट फेसेस चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आरबीआई स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड, बहुत ज़रूरी हैं टू इम्प्रूव ट्रस्ट, मतलब विश्वास और एफिशिएंसी, कुशलता लाने के लिए सेक्टर में, है ना। मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिया गया है, आप इसी चीज़ को जो मैंने पढ़ाया है ना, तो आप ये इधर देख सकते हैं ना, जिनको भी हिंदी मीडियम में समझना, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसमें कवर करा है ना, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिवली करें। और याद रखिए, ये इसलिए करवा रहा हूँ मैं इतना डिटेल में, क्योंकि इसी से जो है आपका जो बेस तैयार होगा, है ना। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, और इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स हम करते हैं ना, इन्हीं से घुमा फिरा के नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आपने इनको डिटेल में कर रखा है तो आप ईजिली टेकल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।